हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में हैंड रिटन नोट्स दिए थे, तो मेरा अब कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और देता जाऊँ। तो इस बार मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको हैंड टू हैंड समझाऊँ लाइव क्लास जैसे, तो समझ में आपको अच्छे से आएगा, मैं आशा करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने मेरी पहली जो वीडियो मैंने डाली है, अभी 2 वीडियो हैं, 2 पार्ट्स में डाली है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आधा समझाया फर्स्ट चैप्टर को, सेकंड पार्ट में पूरा ख़त्म कर दिया चैप्टर। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस सेकंड चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो पहले अपन ने जो आप पहला फर्स्ट चैप्टर का लिविंग पहला पॉइंट जो पढ़ोगे उसमें लिविंग की डेफिनेशन बताई गई है। तो लिविंग की वैसे तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती, बट फिर भी कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी है। तो लिविंग को हम क्या कर सकते हैं, लिविंग को हम एक सिंपल से फॉर्म में हम पहले कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं या फिर बेस बना कर काम करते हैं कुछ इसमें। तो पहले मान लीजिए कि कोई इंसान लिविंग है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि यार उसका साइज़ चेंज हो सकता है, साइज़ बढ़ेगा तो उसका मतलब वो लिविंग है, चाहे वो मोटा हो रहा हो चाहे वो लंबा हो रहा हो। तो मैंने साइज़ वाली बात आपकी मैंने मान ली, बट अगर मैं साइज़ वाली बात मानता हूँ तो आप मुझे बताइए क्या हिमालय का साइज़ नहीं बढ़ रहा है क्या? तो आप बोलोगे बढ़ रहा है सर, तो क्या वो लिविंग है? तो बोला नहीं सर। तो ये साइज़ का एक्सेप्शन मिल क्या फ़र्क हो या कि साइज़ अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम बनाए साइज़ की कि जिनमें साइज़ इनक्रीज होता है या मतलब जिनका साइज़ बढ़ता है वो लिविंग होता है, तो यार उसका एक्सेप्शन है, तो हम पर्टिकुलरली साइज़ को करेक्टर नहीं मान सकते। फिर आपने बोला कि चलो ठीक है हम रिप्रोडक्शन का करेक्टर मान सकते हैं कि यार जो एनिमल्स या प्लांट्स होता है वो रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन मैं ये कुछ स्पेलिंग यहाँ गलत हो रही है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, अब मैं रिप्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि आपके जो भी लिविंग होंगे उनका एक न्यू ऑफस्प्रिंग होगा। ये बात बैठती है, बिल्कुल बैठती है, ठीक है। अभी बात कैसे बैठती है, भाई कोई प्लांट है तो उसके न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं होते, क्या होता है उसका नया पेड़ उगता ही है। अब कोई एनिमल है तो उसका कोई न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है सर। इसका एक्सेप्शन है, बिल्कुल है एक्सेप्शन भी। तो इसका एक्सेप्शन है म्यूल। अब म्यूल खच्चर जो होता है ना, खच्चर आप वैष्णो देवी गए होंगे या फिर आप अपने केदारनाथ गए होंगे, तो जो इस्तेमाल किया जाता है जो जानवर वो खच्चर कहलाता है। तो ये म्यूल जो होता है ना, इस म्यूल के अंदर खासियत होती है कि इसमें 2 तरह के इसमें जीन्स का से मर्ज होकर बनता है, एक हॉर्स का और एक होता है डोंकी। हॉर्स क्या होता है, हॉर्स होता है मजबूत, हॉर्स के पैर बहुत मजबूत होते हैं तो चलने के लिए तो ठीक है। और डोंकी ढोने के लिए, कोई भी सामान के भारीपन को ढोने के लिए डंकी जो होता है ना उसका रोल होता है। तो एक म्यूल क्या है, एक बेस्ट करेक्टर्स का हमने आउट वर्जन निकाला, बट इसके अंदर एक खराबी है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। मतलब एक म्यूल जो होता है ना वो स्ट्रेल होता है, स्ट्रेल नेचर का होता है। स्ट्रेल का मतलब होता है, देखो एक होता है फर्टाइल और एक होता है स्ट्रेल। फर्टाइल मतलब होता है जिनका न्यू रिप्रोडक्शन, मतलब जिनका रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू जनरेशन फॉर्म हो सकती है, और स्ट्रेल का मतलब होता है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्वालिटी नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, तो ये स्ट्रेल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। ऐसे ही आपकी बी की जो आप सोशल, जो उनकी सोशल आपकी सोसाइटी पढ़ेंगे है ना, तो उसमें आप देखोगे कि सोल्जर जो होता है ना बीज में, आपको मैं समझाऊंगा फिर कभी, तो चलो आपको बता ही देता हूँ। तो बीज जो होती है ना, जब उसका सोशल कल्चर या फिर आप पढ़ेंगे ना किस तरीके की सोसाइटी होती है ना, सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम इसको ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें देखो एक तो होती है क्वीन जो कि रिप्रोडक्शन करती है, बाकी होते हैं वर्कर, बाकी आपके सोल्जर्स, एंड देन बाकी आपके वर्कर सोल्जर्स, और एक और होते हैं आप आई थिंक ड्रोन होता है ना। तो इनमें से क्या होता है, इनमें से क्वीन जो होती है ना, क्वीन अपने छत्ते से बाहर जाती है, फिर सारे जितने भी मेल होते हैं जो कि थोड़े बहुत फर्टाइल हो सकते हैं, मेल फर्टाइल होते हैं इसमें ना, मोस्टली मेल फर्टाइल होते हैं। बाकी जो फीमेल, बाकी क्वीन के अलावा जो फीमेल होगी वो स्टाइल होती है। बस क्वीन के अंदर एबिलिटी होती है, बीज के अंदर जो क्वीन होती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकती है और वो न्यू ऑफिस में जनरेट कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या होता है, बहुत छत्ते से दूर जाके यहाँ पर एक जो एक जिस मेल के अंदर अच्छी क्वालिटी होगी उसने रिप्रोडक्शन करेगी, एंड देन
ऑफस्प्रिंग करेगी, पैदा करेगी, ठीक है। और बाकी सोल्जर्स का काम तो इनकी सोसाइटी को बचाना है। वर्कर्स का काम क्या है, छत्ते में शहद वहद बनाना है, बनाना बहुत छोटे मोटे काम जो होते हैं वो वर्कर्स करता है। तो रानी का काम केवल रिप्रोडक्शन करना है। तो ये क्या है, ये भी इसके अंदर जो बाकी सोल्जर्स वगैरह ये क्या है, ये स्टेराइल हैं ये भी। तो यार ये तो लिविंग होने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं होगी कि अगर हम रिप्रोडक्शन वाली चीज़ बोल दें कि कैरेक्टर बना दे कि रिप्रोडक्शन जो करता है वो लिविंग है, तो वो गलत हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड जो चीज़ है, आप बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है, मैं जस्ट आपके 6 से 8 मिनट खाऊंगा, उसमें फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि यार जो भी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है किसी लिविंग बीइंग में, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन आउटसाइड द बॉडी भी तो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो क्या वो मेटाबॉलिज्म है? नहीं, तो ये भी इसका एक्सेप्शन हो गया। ऐसे ही फूड जो है वो आप बोलोगे कि यार कॉन्शियसनेस कि यार कोई इंसान है और अगर उसकी चूटी भर दी जाए तो आप क्या करेगा, वो हाथ को हटा देगा एकदम से, तो बोलेगा ओ माय गॉड दर्द हो गया, तो वो क्या कॉन्शियस है, तो वो लिविंग होगा, है ना? सही कह रहा हूँ। अब जैसे कि आप कुछ पेड़ के आप जैसे काट दोगे पेड़ को कहीं से, तो उसमें से कहीं ना कहीं से लिक्विड निकलता है, तो वो भी क्या हो गया, लिविंग की कॉन्शियस हो गया। तो ये बैठ रही बात, लेकिन यार जो व्यक्ति कोमा में है तो वो कॉन्शियस है नहीं, अगर उस चोटी भरूंगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो रही होगा, रेस्पिरेशन तो हो ही रहेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर रेस्पिरेशन से है, आपके डिफरेंट जितने भी काम हो रहा है वो सब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म काउंट होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होगी कोमा वाले पेशेंट में हो सकती है, अगर वो कभी ठीक हो जाए तो वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। क्या उसका साइज इंक्रीज होगा? तो इसका एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कोमा में बैठा है, तो उसकी दाढ़ी छोटी है, उसके दाढ़ी के बालों का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब साइज तो किसी का भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन क्या है यार, उसमें क्वालिटी है, कॉन्शियसनेस नहीं है, बस यही तो कमी है। तो कॉन्शियसनेस को अकेले आप लिविंग करेक्टर नहीं बता सकते ना, तो अब क्या करें, साइंटिस्ट परेशान हो गए कि किसको बताएं। साइंटिस्टों ने एक दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, इन चारों को एक मिला के एक डेफिनेशन बनाते हैं, और जो चारों में से 3 क्वालिटी भी जिसमें हो गई, 3 या 2 क्वालिटी जिसमें भी पाई जा सकती क्वालिटी, वो लिविंग है, बट उसमें एक से ज़्यादा क्वालिटीज पाई जानी चाहिए। लाइक आप बोलोगे कि यार सर ये हिमालय वाली बात तो बताओ, काटो हिमालय, तो एक्सेप्शन तो इसमें है मान लिया, बट क्या हिमालय में मेटाबॉलिज्म होता है? नहीं सर, ये नहीं होता। क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं सर। क्या वो कॉन्शियसनेस वो कर सकता है? नहीं सर। तो इट मीन लिविंग क्या है, लिविंग के अंदर जब ये वो कॉन्शियस है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, उनमें से ये कैरेक्टर्स है जिसमें है। इसके अलावा अगर 1-2 कैरेक्टर्स अगर एक्सेप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, बट जिनमें कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स जिसमें प्रेजेंट है, वो लिविंग होगा। अब इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए जनरली हम क्या करते हैं, हम प्लांट और एनिमल के बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे, प्लांट और एनिमल, क्योंकि दुनिया में क्या है, या तो पेड़ है या फिर जानवर है, ठीक है। अब प्लांट की स्टडी किसमें होती है? बॉटनी में होती है, और एनिमल की स्टडी जूलॉजी में होती है। तो जिसके थ्रू, जिस कोड के थ्रू इसका क्लासिफिकेशन होता है, जिन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है, उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने प्लांट्स हैं, ICBN का काम यही है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका किस तरह से नॉमेनक्लेचर हो, इसको वो देखते ही रेगुलेट करने का काम करती है। और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसका काम है कि किस तरह से एनिमल रिप्रोडक्शन और उस एनिमल में किस तरह से क्लासिफिकेशन हो, उसको देखने का काम आपके ICZN का है। अब आगे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है, आपने नाम सुना होगा साइंटिफिक रूल या फिर यूनिवर्सल रूल, वैसे इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल फॉर साइंटिफिक नेमिंग, SCI है। अब ये है क्या, हमने पढ़े थे 4 रूल, कोई भी प्लांट को अगर साइंटिफिक नेम देना है, अगर प्लांट है तो उसको बोलेंगे बॉटनिकल नेम, अगर एनिमल है तो उसको बोलेंगे जूलॉजिकल नेम। तो अगर किसी भी प्लांट या एनिमल्स को उसका साइंटिफिक नेम देना है तो आपको 4 मेन जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला तो जो वर्ड होना चाहिए साइंटिफिक नेम, वो इटैलियन में होना चाहिए और इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। इटैलिक्स मतलब टेढ़ा, इटैलिक्स और इटैलियन में होना चाहिए, इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि जब भी आप किसी
किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हो तो उसमें 2 वर्ड होंगे, 2 वर्ड से मिलकर बनेगा। पहला वर्ड जो होगा वो होगा जीनस और दूसरा वर्ड होगा स्पीसीज। इसका एग्जांपल क्या है? मैग्नी, एक सेकेंड, मैग्नी फेरा इंडिका। तो पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को शो करेगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज शो करेगा। थर्ड चीज़ ये कहता है कि जब आप मैग्नीफेरा इंडिका लिख रहे हो, साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप गलती से इसको ऐसे ना लिख दो इंडिका, ये आई कैपिटल नहीं आना चाहिए स्पीसीज का। स्पीसीज का आई हमेशा स्मॉल आएगा, मतलब स्पीसीज का पहला लेटर, ये समझिए, मतलब कि कोई भी जैसे एग्रोबैक्टीरियम टूबीफेशियंस का मैंने एग्जांपल लिया है, तो टूबीफेशियंटी जो है ना वो स्मॉल आएगा हमेशा, कैपिटल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया ये रूल है कि स्पीसीज का जो भी नाम है वो स्मॉल में लिखा जाएगा पहला वर्ड, एंड जीनस का पहला वर्ड। जैसे मैग्नीफेरा मैंने एम जो इसका कैपिटल लिखा है क्योंकि जीनस है, तो ये कैपिटल लिखा जाएगा। तीसरी बात, जब आप मैग्नीफेरा इंडिका या फिर कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो उसके नीचे हमेशा आपको अंडरलाइन करना जरूरी है। तो हमने एक सिंपल से आपको याद रखना है कि आप एक क्या कर सकते हैं, रूल्स को याद तो कर नहीं सकते बार बार, तो बस आप इतने याद करो कि मैग्नीफेरा इंडिका को मैं ऐसे लिखता हूँ, बस ये बात ध्यान रखो। इसमें आपके सारे रूल बन जाएंगे। पहला रूल थोड़ा इटैलियन और इटैलिक्स वाली बात आपको ध्यान रखनी होती है, बाकी देखो ये कैपिटल वाली बात भी हो गई, कंकाउंट हो गई, आपका ये जीनस होता है, ये स्पीसीज होता है, ये बात आपको पता चल जाएगी। एंड थर्ड की अंडरलाइन होनी चाहिए, अंडरलाइन हमने कर दिया, तो एक परफेक्ट वे है एक साइंटिफिक नेम को लिखने का। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था एक कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने कुछ तरीके पढ़े थे। टैक्स, पहले टैक्स का पढ़ा था। टैक्स का क्या, एक सबसे छोटी कैटेगरी है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, एंड बहुत सारे टैक्स मिलकर टैक्सोन बनाते हैं, ये बात हमको पता है। एंड टैक्सोन क्या है? क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है। अभी कैटेगरीज कौन कौन सी उसको आप देख लीजिएगा, या फिर टैक्सा कौन कौन सा है, टैक्सा से मिलकर बनती है कैटेगरी। तो आपको याद करने का तरीका बनाता है संगीत, फोक, पाकिस्तान। इसमें से ये पाकिस्तान को हटा दीजिए, स्मॉल लिखिए। तो संगीत, फोक, पाकिस्तान क्या है? तो अगर इसको आप इस नेम लिखोगे तो इसमें मतलब संगीत जो होता है ना, फोक संगीत जो देशी संगीत होता है, जो एक स्पेशल या पर्टिकुलर एरिया मिलता है, वो आपको देखने को फेमस कहाँ है? पाकिस्तान का है। तो इसलिए मैंने नाम भी ऐसे लिख दिया। संगीत में एस जो है आपको किसको शो करेगा? स्पीसीज को, जी आपकी जीनस को, एफ से फैमिली, ऑर्डर, क्लास, पी से फाइलम और के से किंगडम। ये क्या है? ये सर ये है कि स्पीसीज, आप एक डायग्राम देखोगे बुक के अंदर, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, मतलब स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बट जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ जाओगे तो आपकी सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाएगी और डिफरेंस इंक्रीज होंगे, है ना। मतलब आप किंगडम में तो क्या है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के आप किंगडम के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सिमिलरिटी सबसे कम जो है वो किंगडम में मिलेगी, क्योंकि किंगडम सबसे ऊपर होता है। जैसे प्लांट और एनिमल, अब प्लांट में भी कितने तरह के प्लांट्स हैं, तो अगर मैं स्पेशली अगर मैं जीनस की बात करूँ तो जीनस में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। जैसे इसमें होता ये है कि अगर मैं कंपेयर करूँ कि अगर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किसी 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अगर वो सेम स्पीसीज के तो उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बट 2 स्पीसीज अगर वो दोनों सेम किंगडम के हैं तो उनमें सिमिलरिटी नहीं होगी। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमने देखा था कि आपके टैक्सोनॉमिकल एड है। टैक्सोनॉमिकल एड जो होता है ना, उसकी भी हम बात करेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड जो होता है वो होता है कि किस तरह से टूल या वेज जिससे कि आप टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को या फिर प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन को इजी बना सको। ये पूरे चैप्टर की समरी है। तो हमने कुछ पढ़ा था जैसे कि अगर किसी प्लांट को हम स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए बॉटेनिकल गार्डन बनाए गए। बॉटेनिकल गार्डन में क्या डिफरेंट प्लांट्स को उगाया गया है, उसके ऊपर उसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह लिखी गई है। ऐसे अगर कुछ प्लांट्स के आप जो कि आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो उसके हार्बेरियम शीट्स हैं। हार्बेरियम शीट्स याद रखिएगा, छोटे प्लांट्स के पार्ट्स के लिए बनती हैं,
या फिर बड़े प्लांट्स की लीफ वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था जू, जो कि क्या है, इन सीटू था, इन सीटू कंजर्वेशन, ये सब हमने बात करी थी। तो ये फर्स्ट चैप्टर का पूरा अंत था। मैं आपको टाइम बता दूँ कि हमने टाइम कितना इसमें यूटिलाइज करा है। इसमें हमने 15 मिनट खा लिए। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, बट ये आप 15 मिनट, मैं वैसे टाइमिंग डाल दूँगा फर्स्ट मिनट का 15 मिनट, तो बिल्कुल टाइमिंग क्या है इसका 15:33। ठीक है मैम, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पानी भी दूँ। अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको 3 साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा। अब 3 साइंटिस्ट कौन कौन है? फर्स्ट पेज पे आप चाहे तो एनसीईआरटी खोल कर रख सकते हैं, अच्छी बात रहेगी। एरिस्टोटल, लीनियस, एंड देन लास्ट जो है वो साइंटिस्ट हैं आपके आर.एच. विटेकर। अब ये है क्या, इनका काम क्या है? यहाँ पर साइंटिस्ट की हम बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जस्ट इस पेज पे हम समरी बनाने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसमें हम देखेंगे किस तरह से क्लासीफाई हो रहा है एनिमल्स, प्लांट और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो अरिस्टोटल ने बिल्कुल बच्चों वाली बात करी, जो कि एक सामान्य बच्चा ही बता सकता है कि यार कि, तो उसने क्या करा, प्लांट्स जो थे और एनिमल्स, पहले तो इसको तो ठीक है मान लिया कि हाँ प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं। अब प्लांट्स को उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। 3 कैटेगरी कौन थी? उसने बोला कि जो प्लांट, एरिस्टोटल की बात थी कि प्लांट के लिए तो इसने ये बोला कि जो प्लांट का साइज बड़ा है तो उसको कहलाएगा ट्री, और जो प्लांट थोड़ा सा छोटा है तो उसको कहलाएगा श्रब, और जो थोड़ा सा बड़ा है वो कहलाएगा हर्ब्स। ठीक है भाई, कौन सी बात समझ में आ गई। अब एनिमल के लिए इसने और छोटे बच्चों वाली बात करी कि जिसके अंदर लाल खून है, रेड ब्लड है, वो कहलाएगा रेड ब्लड वाले कैटेगरी में, एंड जिसमें रेड ब्लड नहीं है वो कहलाएगा दूसरी कैटेगरी में। अब रेड ब्लड किस में नहीं होता? जैसे आंट, चींटी को आप मारो तो उसमें रेड ब्लड है नहीं, तो उसने सोचा कि जैसे हमको उसने रखा होगा रेड ब्लड में, हम खुद क्या है, हमारे में रेड ब्लड है। अब आप मान लीजिए लाइक मछली है, मुर्गा है, चिकन है, की बात तो मैंने करी है, आपके बकरा है, शेर है, जितने जानवर हैं मोस्टली बड़े वाले जितने भी हैं उनमें सब में रेड ब्लड है। तो उसने बहुत अच्छे से मतलब ऊपर से बात करी। एंड देन इसके बाद है लीनियस साहब ने जो बनाया क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये पूछता है, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज मैंने यहाँ लिख दिया तो अच्छे से लिखता हूँ। तो एक है दिया, उसने नाम दिया, बोला एक प्लांटी होता है, दूसरा एनिमिलिया, मिलिया। ठीक है, तो प्लांटी में प्लांट नहीं बोला उसने, बोला प्लांटी, एनिमल नहीं बोला उसने, एनिमिलिया बोला। ठीक है, अच्छी बात है। ये किसके बेसिस पे था? ये सभी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था। पर आप को नहीं लग रहा है दोनों सेम बात ही कर रहे हैं, बस ने प्लांट्स को बिल्कुल बच्चों वाली बेसिस पे डिवाइड करा था, इसने अपना नाम एक अलग तरह का नाम दे दिया। तो ये इसमें कुछ स्पेशल चीज़ बैठी नहीं। तब लीनियस के क्लासिफिकेशन के बाद कुछ चीज़ समझ में आई कि यार देखो क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो उस क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें और इंक्लूड करनी चाहिए। लाइक सेल टाइप क्या है, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एक तो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है ना, ये सब क्राइटेरिया फॉलो होनी चाहिए। उसमें मॉर्फोलॉजिकल तो होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल देखो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल बोल तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अब होता ये है कि चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार मैं मॉर्फोलॉजी जो बात कर रहा हूँ है क्या ये, और होती है एनाटॉमी। देखो 2 में क्लासीफाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11th के बच्चों को नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आता था। मॉर्फोलॉजिकल होता है एक तो देखो करैक्टर्स जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं,
किसी भी इंसान की स्टडी करनी है ना आपको, किसी भी इंसान, एनिमल, प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की आप स्टडी करना है तो आप दो तरह से कैरेक्टर्स की स्टडी करते हो। तो पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और दूसरा होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर। अभी सर है क्या, उसको समझते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और ये आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा, तब आपको देखेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए प्लांट, ट्री, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्री कब बोल रहे हो और श्रब कब बोल रहे हो, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लांट कब बोल रहे हो और एनिमल कब बोल रहे हो। तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो इसके पीछे आपने देखा कि यार जो जिनका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है, जिनका साइज़ कम से कम 10 से 15 फीट से ऊपर है, जिनका साइज़, उसको आपने ट्री नाम दे दिया। और जो कि केवल और केवल 2 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तक जाते हैं शब्द, जो इतने हैं वो शब्द नाम दे दिया आपने। 3 फीट तक मान लीजिए शब्द का आकार। और अगर प्लांट और एनिमल की बात करूं तो जो एक जगह स्टेबल खड़े हैं वो क्या है, वो प्लांट कहला दिया हमने, कह दिए। और जो चल पा रहे हैं, जो इधर से उधर मूवमेंट कर पा रहे हैं, वो एनिमल्स हो गए। तो ये क्या है, वो हमने केवल आंखों से देखे उनके कैरेक्टर्स, लाइक कि वो चलता है नहीं चलता, कि लाइक उसकी हाइट क्या है, ये क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगा। क्या उसकी जैसे कि आंखों का कलर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है एनाटॉमिकल। तो आप बोलोगे मॉर्फोलॉजिकल क्यों, क्योंकि आपको आंखों से दिख रहा है। जो भी कैरेक्टर आपको आंखों से दिख रहा है बिना किसी अंदर का पार्ट खोले। अब जैसे कि मैं एनाटॉमिकल की जब बात करूँगा तो आपको समझ में और अच्छा आता है। देखो जैसे एनाटॉमिकल की मैं बात करूँ तो अगर आपका हार्ट है, हार्ट क्या आपको बाहर से दिख रहा है, नहीं, बिना किसी पार्ट को खोल कर दिख रहा है, नहीं। तो हार्ट आपको खोलकर उसकी बॉडी खोलनी पड़ी आपको, तो आपको हार्ट दिखा। फिर आपने बोला कि वो 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है। तो ये बात कैसे, ये क्या है, ये कौन से कैरेक्टर्स कहलाएंगे, ये करेंगे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। इसके अलावा किडनी में जो नेफ्रॉन है, किडनी प्रेजेंट है आपके पास, नेफ्रॉन मतलब या फिर कोई और आपके पास और पार्ट है कि जो आपके अंदर जो वेस्ट है उसको साफ कर पाए। तो ये कैसा पता चला, किडनी विडनी हार्ट वर्ट की स्टडी कैसे हो पाएगी, जब आप बाहर की सतह को हटाओगे एंड देन बाहर की सतह लेकर आओगे तब आपकी चीज़ समझ में आएगी आपको। सही कह रहा हूँ। तो इस तरह से क्लियर हुआ हमारे को कि यार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? जी हाँ। तो अब हम वापस चलते हैं इस जगह पे। तो लिनियस के बाद जो है हमें लगा कि यार हमको जो क्लासिफिकेशन हम बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे क्लासिफिकेशन का बेस होना चाहिए, कैरेक्टर्स होना चाहिए, उसमें मॉर्फोलॉजिकल के साथ में अब हमें एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी जगह देनी चाहिए। जिसमें एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स तो क्या हो सकते हैं, सेल टाइप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है आपके पास, सेल टाइप के अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशन कैसे, ये सब चीज़ें क्या हो गई एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। उसके साथ में रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये कैरेक्टर्स भी आपको देखने होंगे। तो ये सब कैरेक्टर्स क्या हुआ, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने इंक्लूड करने की कोशिश करी। अब आर.एच. व्हिटेकर साहब जो थे, आर.एच. इन्होंने क्या करा, 1969 में एक किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसको बोलते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोला था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है मैं समझा देता हूँ। तो इसमें 5 किंगडम होते हैं। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटिंग एंड लास्ट है एनिमिलिया। सर मज़ा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है ना, चलो मज़ा दिलाता हूँ। देखो होता ये है कि मान लीजिए राजू है, एक है सतीश
अब राजू, इसके पास बाल है, इसके पास बाल नहीं है, तो इसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करा आपने? सर इसके पास तो बाल है, तो इसको मैंने बोल दिया कि बाल वाले ग्रुप में जाओ आप, और एक तो बनाए नॉन बाल ग्रुप, जिसमें किसके जो गंजे बच्चे हैं उनको भेज दिया। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ ये बात। अब इसमें भी सर एक बात, ये प्रॉब्लम ये आई कि एक बंदा आता है जिसके सेम बाल तो सेम जैसे ही हैं, बाल हैं उसके पास, लेकिन बालों का कलर अलग है। तो आपने बाल में भी एक ग्रुप बनाया कि एक तो येलो कलर के और एक ग्रीन कलर वाले बच्चे। तो इसको क्या करा होगा, आप इसको उठा के, इस वाले व्यक्ति को उठा के आप बोलोगे इधर जाओ तुम, एंड देन इसको उठा के आप बोलोगे तुम इधर जाओ। नहीं सॉरी, गलत, मैंने गलत बांट दिया ना। ओह शिट 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 शिट, नहीं ये हटेगा नहीं, मैं तो इसको मैं इधर रखता हूँ। एंड ये वाला येलो मानते हैं और ये ग्रीन मानते हैं ना। तो अब ग्रीन में, अब इसको क्या करा हमने, इसको बोला कि आप इधर जाओ, ये व्यक्ति इधर चले गया, इसके टांगे तो लेकर जाता हूँ। तो अब हमने क्या करा, हमने कलर के, बालों कलर के बेसिस से बांट दिया। अब बालों का कलर तो ठीक था, बट अब प्रॉब्लम फिर आ गई। एक प्रॉब्लम ये आई कि बाल तो सेम है, बाल तो दो व्यक्ति के सेम है, पर हुआ ये कि मान लीजिए एक के आगे ग्रीन है और एक के आगे येलो है। ठीक है, तो अब इसमें भी ग्रुप बनाएगा। वो क्या बनाएगा ग्रुप, वो बनाएगा, बोलेगा कि ठीक है चलो वाइट आग कर ले। क्या वाइट आग ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि दो कलर ऊपर आ चुके हैं। तो इसमें येलो में क्या बनाएगा, एक आई के बेसिस से बनाएगा करेक्टर, जिसमें बोलेगा येलो एक तरफ वाइट आग, एक तरफ ग्रीन आग। तो फिर किस में डालेगा, इन दोनों को डाल देगा इस ग्रुप में, वाइट वाले में, और ग्रीन वाले को इसमें। ये मैं समझा क्या रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमने करेक्टर के कुछ बेस बनाया ना, कुछ करेक्टर्स हमने लिए, ऐसे करेक्टर्स लिए जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। और एक करेक्टर्स ज़रूरी क्या है, सारे करेक्टर पर जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इन करेक्टर्स के बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन को ईजी बना सकते हैं, वरना इतने सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो ये समस्या सबके सामने आ रही थी। तो लीनियर सामने समस्या का समाधान करते हुए ये काम करने का प्रयास करा। तो उन्होंने मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमलिया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक नारा दिया। एंड देन इसके अंदर होता ही है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे से टेबल बनेगी, टेबल बनाए क्या, चलो टेबल ही बनाता है। तो टेबल बनाने से पहले आप एक चीज़ समझिएगा, जो मैं सोचता हूँ टेबल आपको मैं कल समझाता हूँ, अभी तो आप इतना समझिएगा, लंबी हो जाएगी क्लास। कि देखो जब आप सेल इसमें पढ़ोगे ना, तो मोनोरा, तो पहला करेक्टर आता है सेल टाइप। अब सेल टाइप समझने के लिए आपको पता चलेगा कि मोनोरा है, मोनोरा में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल मिलती है, फंजाई में यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक। तो पहले सेल को समझते हैं। तो सेल को समझने के बाद हम इस वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर, मतलब अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम बंद करेंगे। तो सेल जो होती है ना, सेल होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। इस सेल को कैसे डिवाइड करा सर आपने, इस सेल को मैंने बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करा है, और उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स है उसके बेसिस पे डिवाइड करा है। अच्छा, मेन तो इसमें क्या है, जैसे आपको नाम सुना दे रहा हो कैरियोटिक। तो ये बना किससे है, कैरियोटिक, इसमें सफिक्स लगाएं, प्रो लगा दूंगा प्रोकैरियोटिक बन जाएगा, यू लगा दूंगा यूकैरियोटिक बन जाएगा। तो अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। तो अगर इसमें इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। अगर इसमें एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक की खासियत ये है कि देखो जैसे ये दोनों सेल्स हैं, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं सर न्यूक्लियस नहीं है। तो पर इसमें यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस है। तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है। तो अब यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल किससे भरा होगा, न्यूक्लियस से भरा होगा। लेकिन यहाँ पर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ भरा होगा, वो बोलेगा कि यार साइटोप्लाज्म जो होता है ना, जब न्यूक्लियस है ही नहीं, साइटोप्लाज्म में भरा होगा। अब इसे बताइए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं मिलती है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक में आपको फ्लैजिला देखने को मिल सकता है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमने सेल को स्ट्रक्चर के बेसिस पे
डिवाइड करा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स में। अभी सर स्ट्रक्चर के बेसिस का मतलब क्या है? देखो अगर मैं बात करूँ नंबर के बेसिस पे डिवाइड कर तो मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अभी नंबर के बेसिस पे सर कैसे, जैसे आपने सुना होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो जब अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जब बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम हैं। वही स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। ये बात हमने समझी। तो सेल के स्ट्रक्चर हमने समझा, सेल क्या होती है। अभी सेल डिवाइड वाला जो चैप्टर आएगा ना सेल, उसमें हम समझ लेंगे बाकी चैप्टर 8 से शायद तक। तो देखो मोनेरा जो है, मोनेरा बैक्टीरिया है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। वहीं प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक सेल, फंजाई में यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में यूकैरियोटिक सेल्स और एनिमल में यूकैरियोटिक सेल। तो इतना अभी हमको समझना है एंड देन अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल के सब्सक्राइब करने से भाई मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली। मैं अगर आपका एक सब्सक्राइब आता है डेफिनेटली इसके आगे की सीरीज़ भी आती रहेगी, और अगर आना बंद हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको ही बंद कर दूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे। सब करना, जिसके पास बायो सब्जेक्ट है वो सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।